जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बातें करेंगे भूकंप के ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। उस वेनेजुएला में इतनी खतरनाक भूकंप आई और लगातार एक मिनट के भीतर दो दो भयंकर भूकंप आए। एक 7.1 मैग्नीट्यूड का, एक 7.5 मैग्नीट्यूड का। और उस भूकंप ने पलक झपकते ही वहां के अधिकांश लोगों की जीवन लीला को उसने समाप्त कर दिया। पलक झपकते ही कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। छुट्टी का दिन भी था, सब लोग घर में आराम फरमा रहे थे और उसी दौरान यह भूकंप का कहर आता है और किसी की पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आखिर वेनेजुएला में यह भूकंप क्यों आया, इतनी तबाही क्यों हुई और आखिर भूकंप कहीं पर भी आता है तो क्यों आता है। पहली बात तो यह है कि हम लोग देखते क्या है कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के बारे में आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी लेयर होता है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ये हमारा क्रस्ट है। लेकिन एक्चुअली में यह क्रस्ट प्लेटों से बना हुआ है, यानी कि यह कई छोटे बड़े प्लेटों से बना हुआ है। ये प्लेटों से बना हुआ है और यह सॉलिड फॉर्म में है। और यह प्लेटें अपने से हाई डेंसिटी के, अपने से अधिक घनत्व के स्टेनोस्फीयर पर ये तैर रही। अब चूंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग जमीन के नीचे जाते हैं, धरातल से नीचे जाते हैं, यहां हमारा सेंटर है, तो जैसे जैसे धरातल से नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, यानी पर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और हम लोग जब जमीन के अंदर लगभग 500 किलोमीटर की गहराई पर जब आते हैं तो यहां का टेम्परेचर एक अनुमान के अनुसार 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता। और जमीन के नीचे इतना तापमान होने की वजह से जितनी चट्टानें हैं, यहां तक कि जो ग्रेनाइट देखते हैं, जो पत्थर देखते हैं, वह 1150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघल जाता है, उबलने लगता है। तो जाहिर है कि यहाँ की सभी चट्टानें पिघलकर उबल रही होंगी, खोल रही होंगी। और जब ये चट्टानें खौलती हैं, उबलती हैं, तो अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होता है। जैसा कि आप प्रेशर कुकर में आप देखते हैं, प्रेशर कुकर में आप लोग खाना पकाते हैं और जब अंदर का मटेरियल गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वह प्रेशर सीटी को ऊपर उठाता है और तब वह सीटी मारने लगता। अगर वह सीटी जाम हो तो सेफ्टी बल्ब से निकलता है। अगर प्रेशर कुकर का सेफ्टी बल्ब और सीटी दोनों जाम हो तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाता। और जब ब्लास्ट करता है तो उस किचन की छत वगैरह उड़ जाती है, काफी तबाही होती है। तो वो 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर का प्रेशर कुकर है, तो उसमें इतनी ताकत है उस प्रेशर में कि विस्फोट कर दिया। ये हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी प्रेशर कुकर है। और इस प्रेशर कुकर के अंदर इतना ज्यादा यह प्रेशर बना हुआ है कि अंदर का यह प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करता। यह जो प्रेशर बाहर निकल रहा है, इसी प्रेशर को कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो ये कन्वेक्शनल करंट है और यही जाता है और जोर से यहां पर धक्का देता है। जैसे जोर से धक्का देता है और धक्का देने के बाद ये कन्वेक्शनल करंट जो है 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। उस कंडीशन में इस प्लेट को खिसकाती, या अगर इधर से ये आ रही है, सपोज अगर इधर से ये आ रही है तो दोनों आकर यहां पर मिलेंगी तो यहां पर टकराने की भी स्थिति होगी। तो प्लेटों के आपस में टकराने या अलग हटने से भूकंपों की उत्पत्ति होती है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यहां पर यह है कि हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारी जो प्लेटें हैं, अब एक्चुअली में हमारी प्लेटें 3 तरह की होती हैं। यानी भूकंप को समझने के लिए आपको प्लेटों को जानना जरूरी है। प्लेटें 3 तरह की होती हैं। ये प्लेट है और यहां पर ये प्लेटें, मैंने कहा कि यहां से
एनर्जी यानी कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठ रहा है और यह इस दिशा में बढ़ गया, तो उस कंडीशन में ये जो प्लेट ए है और ये बी है, तो इस प्लेट को इधर खिसकाता है और दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ऐसे प्लेट मूवमेंट को अपसरित प्लेट मूवमेंट कहते हैं, डाइवर्जेंस प्लेट मूवमेंट कहता है। उस कंडीशन में जैसे ये अलग होती हैं तो यहां पर टेंशन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है और तनाव पैदा होने के बाद टूटता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर कोई भी चीजें होंगी, मकान, दुकान, पेड़ पौधे, कुछ भी होगा, तो जैसे ये टूटेंगी तो यहां पर भयंकर कंपन होगा, उसी कंपन को भूकंप कहेंगे। तो यहां पर ये जो स्थिति पैदा हुई वह प्लेटों के डाइवर्जेंस के कारण, दो विपरीत दिशा में जाने के कारण, यानी यहां पर टेंशन फोर्सेस काम कर रहा है, तनाव बल काम कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब ये दो प्लेटें हैं, जब ये दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही, एक दूसरे से, यानी ये भी एक प्लेट है और ये भी प्लेट है और ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही, जब टकराएंगी तो उस कंडीशन में यहां पर भयंकर भूकंप की घटनाएं होंगी। इस तरह का जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है इसको कन्वर्जेंस प्लेट मूवमेंट कहते हैं। ये डाइवर्जेंस हुआ, दो विपरीत दिशा में जा रहा है तो भी यहां भूकंप, यानी हटा तो भूकंप और सटा तो भी भूकंप, यानी उस कंडीशन में भी यहां पर भूकंप आया। और ये प्लेटें जहां तक प्रभावित हो रही हैं, ये प्लेटें जहां तक प्रभावित हो रही हैं, इसको टेक्टोनिक रीजन कहते हैं। ये टेक्टोनिक रीजन है, टेक्टोनिक जोन है। जब भी अर्थक्वेक आएगा, ज्वालामुखी आती है, तो ये सब के सब घटनाएं क्या होती है, टेक्टोनिक जोन ही कहलाती है। तीसरा जो मूवमेंट होता है प्लेटों में वो इस तरह से होता है। ये दो प्लेटें हैं, लेकिन ये दोनों प्लेटें न तो टकरा रही हैं और न ही अलग हो रही हैं, बल्कि ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। दैट मीन्स कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चल रही हैं। इसलिए ऐसे प्लेट मूवमेंट को प्रोटेक्टिंग प्लेट मूवमेंट कहते हैं, संरक्षित प्लेट संचलन कहा जाता है। ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा नहीं रही हैं, नहीं अलग हो रही हैं, बल्कि एक दूसरे में रगड़ खाते हुए चल रही हैं। अब आते हैं हम लोग वेनेजुएला पर। चूंकि ये जो कंडीशन है प्रोटेक्टिंग प्लेट मूवमेंट, इसी मूवमेंट की वजह से वेनेजुएला में भूकंप आया। वो कैसे आया, तो ये देखिए, यानी कि यहां पर प्लेटें क्या हो रही हैं, यहां पर प्लेटें संरक्षित प्लेट मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए इस डायग्राम को थोड़ी सी ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। और इधर ये देख लीजिए, ये अफ्रीका का एरिया है, इधर ये यूरोपीय पार्ट, ये अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। यानी आप देखिएगा कि यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर है, ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक। अब एक्चुअली में क्या है कि यह जो आप देख रहे हैं, ये तो यहां पर दो प्लेटें, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और ये साउथ अमेरिकी प्लेट, और इधर जो है ये अफ्रीकी प्लेट और इधर जो है यूरेशियन प्लेट, और ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक ओशियन है। अब चूंकि इस अटलांटिक ओशियन में, यानी इसमें क्या है, ये तो पानी है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में पानी है, नॉर्थ अटलांटिक, और ये साउथ अटलांटिक।
देखिए आज आपका कंसेप्ट जो है यह क्लियर हो जाएगा। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, साउथ अटलांटिक ओशियन, ये जो प्लेट है यहां तक ये साउथ अमेरिकी प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है और ये अफ्रीकन प्लेट। अब होता क्या है कि ये जो प्लेट है तो यह प्लेट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सेम यहां भी ये प्लेटें ऐसे जा रही, विपरीत दिशा में जा रही ऐसे। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वैसे प्लेट मूवमेंट को डाइवर्जेंस प्लेट मूवमेंट कहते हैं, यानी अपसरित प्लेट संचलन कहता है। तो यहां पर प्लेटें क्या हो रही हैं, ऐसे जा रही हैं इस तरह से। तो उस कंडीशन में यहां पर दरार पैदा हुआ और नतीजा क्या हुआ कि इस अटलांटिक ओशियन में 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर की लंबाई में मिड कॉन्टिनेंटल रीज बन गया, मध्य महासागरीय कटक बन गया ये। तो चूंकि ये प्लेट तो जा रही है। दूसरी चीज अब यहां ध्यान देने की बात है कि हमारा जो मेजर प्लेट है वो 7 है, लेकिन माइनर प्लेट 6 है, लेकिन कई छोटे छोटे प्लेट है। तो हमारे माइनर प्लेट में ये एक प्लेट है जिसका नाम है कैरिबियन प्लेट। क्या नाम है, कैरिबियन प्लेट। ये जो हमारा है सीपी है, कैरिबियन प्लेट है, नाम सुने होंगे चूंकि यहीं पर वेस्ट इंडीज है, यहां पर ये वेस्ट इंडीज है। तो ये कैरिबियन प्लेट है जहां पर मेक्सिको की खाड़ी, वेस्ट इंडीज, बरमूडा, आपको जो है कि क्यूबा, ये सब जो है यहां पर मौजूद है। अब चूंकि हमने क्या देखा यहां पर कि ये कैरिबियन प्लेट है और यहां पर ये जो कंट्री है इसी का नाम है वेनेजुएला, इसी का नाम है वेनेजुएला। तो ये वेनेजुएला है। तो ऑलरेडी आपको पता था कि वेनेजुएला जो है ये क्या हो रहा है, ये पैसिफिक प्लेट के तहत है ऐसे। तो ये प्लेटें ऐसे जा रही है, यानी कि वेनेजुएला वाला प्लेट ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। और जो सीपी है, ये कैरिबियन जो प्लेट है ये छोटा प्लेट है और इसका डायरेक्शन है ऐसे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, ये देखिए, ये रगड़ खाते हुए दूर जा रही। अब चूंकि रगड़ खाने के दौरान बहुत सारे जो है कि दरारें पैदा होती हैं और अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन अगर कोई अवरोध है और बढ़ नहीं रही है, लेकिन अचानक जब वह अवरोध जो है कि हटता है तो वह तेजी से स्लाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीजें हैं, सपोज मान लीजिए कि यहां से और यहां से ये कोई लकड़ी का दो टुकड़ा है और एक आदमी उधर से ढकेल रहा है, दूसरा आदमी इधर से ढकेल रहा है, लेकिन इस टुकड़े के नीचे यहां पर कोई एक रोड़ा है, पत्थर है जो उसको जो है कि आगे पीछे बढ़ने से रोक रहा है। तो दोनों तरफ से उसमें फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो रोड़ा तेजी से फोर्स लगेगा और रोड़ा जो है कि अगर हटेगा तो उस कंडीशन में ये तेजी से जो है स्कीड करेगा। सेम यहां पर ये कंडीशन हुआ 24 जून को, जब ये कैरिबियन प्लेट और ये साउथ अमेरिकी प्लेट दोनों एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे पीछे बढ़ रही थी। हालांकि ये प्रोटेक्टिंग प्लेट है और इस तरह का जो भूकंप आता है तो ये 100 साल के बाद लगभग आता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि यहां देखिए कैलिफोर्निया के पास ये कैलिफोर्नियाई प्लेट जो है अमेरिकी प्लेट से जो है ये रगड़ खाती है ऐसे, जिसकी वजह से यहां पर सेंट एंड्रियास फॉल्ट है। तो सेंट एंड्रियास फॉल्ट की वजह से वहां पर भयंकर भूकंप आता है, जैसे कि यहां पर आया। और यही घटना वहां पर हुई है कि दोनों प्लेटें आपस में भयंकर रूप से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ी हैं और नतीजा क्या हुआ है कि पहली बार 7.1 के मैग्नीट्यूड पर भूकंप आया है और दूसरा जो आया
37-39 पर वह 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप आया, और जिसकी वजह से वहां पर जो है कि बहुत ही मजबूत मकान दुकान धराशायी हो गए। 10,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग मलबा में दबे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो इस तरह की घटनाएं होती। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ये भूकंप आता है, तो आखिर भूकंप आने के दौरान कितनी तरह की लहरें चलती है, कितने तरह के वेव्स उठते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भूकंपों के आने के दौरान 3 तरह की सिस्मिक वेव पैदा होते हैं। सिस्मिक वेव जो होते हैं वे 3 तरह का होते हैं। एक होता है पी वेव, दूसरा हमारा होता है एस वेव, और तीसरा हमारा होता है एल वेव। पी वेव जो होता है, तो जब हम लोग सिस्मोग्राफ पर, चूंकि भूकंपीय जो लहरें होती है, सिस्मिक वेव्स जो होती है, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं सिस्मोग्राफ पर, उसी पर उसकी ग्राफिक होती है। तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंपीय लहरों का मेजर करते हैं, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को जो हम लोग मापते हैं, उसकी इंटेंसिटी को जो हम लोग मापते हैं, वह रिक्टर स्केल पर मापते हैं। और उसी रिक्टर स्केल से पता चलता है कि यह कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप था। रिक्टर स्केल सिस्मोग्राफ में आसमान जमीन का फर्क है। रिक्टर स्केल से हम लोग मैग्नीट्यूड को मापते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापते हैं, जबकि सिस्मोग्राफ से हम उस पर ग्राफिक होती है कि ये जो भूकंप आया है, इसमें जो वेव्स चले हैं वो कौन कौन से वेव्स यहाँ पर डिनोट हुए हैं। तो ये 3 तरह का वेव्स होता है। इसका नेचर कुछ इस तरह से होता है। ये एस वेव जो है, इसका नेचर कुछ इस तरह से होता है, और एल वेव जो होता है, इसका नेचर जो है कुछ इस तरह से होता है। तो यानी कि हमारे ये पी वेव, ये एस वेव, ये एल वेव, जैसे कि आप देखते हैं ना कि दिल की धड़कन का जो ईसीजी होता है, तो उसी तरीके से यह जो है कि सिस्मोग्राफ पर ये ग्राफिक होता। यह जो आया पी वेव, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। यह 8.5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है, और इससे सबसे कम डैमेज होता है, सबसे कम क्षति इससे होती है, पी वेव से, क्योंकि इसकी गति इतनी ज्यादा है कि वो आई और तुरंत जो है कि सट से चली गई। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने बंदूक से गोली चलाई किसी शीशे की खिड़की पर, तो एक छोटा सा होल हो जाएगा और गोली बाहर चली जाएगी। लेकिन एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा उठा के शीशे खिड़की पर मारिए तो पूरी खिड़की जो है कि टूट जाएगी। उसी तरीका से ये पी वेव जो है, ये आया चला गया, इसलिए इसकी अवधि सबसे शॉर्टेस्ट होती है, इससे नुकसान सबसे कम होता है। उसके बाद एस वेव की गति कम होती है। यह 4.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की औसत गति से चलती है। इससे क्षति इसकी तुलना में अधिक होती है, और यह सबसे धीरे धीरे चलती है, जिसको हम लोग एल वेव कहते हैं, जिसको लव वेव भी कहते हैं, लिथोस्फेरिक वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये एल वेव, और इसकी गति सबसे कम होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड के औसत गति से चलती है, और हमारे सरफेस के ऊपर चलती है, यानी प्लेटों पर ही जो है ये मूव करती है। तो कम होती है, जिसकी वजह से इससे सबसे ज्यादा विनाश होता है। तो जिस समय, चूंकि 10 किलोमीटर नीचे ही इस वेनेजुएला का जो भूकंप आया था, यहां पर ये जो वेनेजुएला है और यहां का जो भूकंप आया था, अब देखिएगा, तो ये यहां पर जो वेनेजुएला का भूकंप आया, तो इसका जो अधिकेंद्र था, अधिकेंद्र का मतलब ये होता है कि जहां पर भूकंपीय लहरें सबसे पहले धरातल पर पहुंचती, वो अधिकेंद्र हुआ। और जहां से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति हुई है, उसको फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जहां से भूकंप की ओरिजिन हुई है उसको फोकस। और जहां पर सबसे पहले धरातल पर, जमीन अंदर से जब धरातल पर सबसे पहले जहां पहुंची, तो फोकस के ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र, यानी एपी सेंटर। तो ये जो था एपी सेंटर, ये बिल्कुल 10 किलोमीटर के नीचे ही था। और उसके बाद जो पहला आया, तो लोगों को संभालने का तो मौका भी नहीं मिला, और जब हिलने लगता है, मकानें गिरने लगती है, तो वह एस वेव की वजह से ऐसा होता है। और जब भूकंप शांत हुआ, तो जो भी चट्टानें,
जो भी प्लेटें अगर ऊपर उठ गई हैं या नीचे दबी हुई हैं तो अपना बिल्कुल बैलेंस को कायम रखने के लिए वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं। तो वह एडजस्ट जब करती हैं तो प्लेटें जो हैं वह कहीं पर उठती हैं तो कहीं पर बैठती हैं। वो हमारा जो होता है शॉक वह टर्शरी शॉक होता है, यानी भूकंपों की उत्पत्ति के दौरान तीन तरह की शॉक पैदा होती है, प्राइमरी शॉक, सेकेंडरी शॉक एंड टर्शरी शॉक। सबसे ज्यादा विनाश टर्शरी शॉक में हो सकता है और इसीलिए कहा गया कि जब भूकंप आ जाए तो भले आके चला भी गया फिर भी कहा था कि आप इत्मीनान से जहां पर है वहीं पर रहिए, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड शॉक आ सकता है। उसी सेकेंड थर्ड शॉक के दौरान जो है वेनेजुएला में भारी तबाही हुई थी। जैसा कि आप देखिएगा यहां पर कि मैंने कहा आपसे कि ये जो हमारी अर्थ है तो एक्चुअली में क्या होता है कि यहां से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति हो रही है, तो मैंने कहा कि यही फोकस है और यहां से ये लहरें इस तरह से ये चलती, इस तरह से ये हमारी भूकंपीय लहरें चलती है। और ये पता है आपको कि ये हमारी पृथ्वी का ये क्या है, ये केंद्र है और यहां से भूकंपीय लहरें ये ऐसे भी चलती हैं, ऐसे भी चलती हैं भूकंपीय लहरें इस तरह से। तो ये जो जा रहा है यही हमारा अधिकेंद्र है, ये एपी सेंटर, यहीं पर हमारा ये एपी सेंटर है और ये हमारा क्या हो गया, ये फोकस हो गया, फोकस हो गया। और ये जो लहरें हैं ये पी वेव है, यानी पी वेव सबसे पहले एपी सेंटर पर पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, पी वेव सबसे पहले एपी सेंटर पर पहुंचती है। पी वेव का एक ऐसा नेचर होता है कि यह केवल ऊपर ही नहीं चलती है बल्कि पृथ्वी के आर पार भी चलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भूकंपीय लहरें हैं जो पृथ्वी के आर पार चलती है, तो वो पी वेव है, प्राथमिक वेव। और जो सेकेंडरी वेव है ये एस वेव है। एस वेव क्या होता है कि केवल सॉलिड मीडियम से ही चलती है, केवल ठोस जो माध्यम है उसी से चलती है। जैसे इसको लिक्विड मिलेगा, जैसे इसको तरल मीडियम मिलेगा, वहां पर या तो विक्षेपित हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो है कि पी और एस और एल वेव जो है यह केवल धरातल के ऊपर ही इस तरह से चलती है। तो ये आपका हो गया एल वेव जो धरातल के ऊपर चलती है, इसलिए इसको धरातलीय लहर भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा विनाशकारी एल वेव ही है, यानी धरातलीय लहर ही है। अब रही बात कि ये जो भाग है जहां भूकंपीय लहरें नहीं पहुंची, यह जो भाग है जहां भूकंपीय लहरें नहीं पहुंच पाई हैं, ये इसको कहते हैं भूकंप छाया प्रदेश, इसको कहते हैं भूकंप छाया प्रदेश। और ये भी क्या हो गया, भूकंप छाया प्रदेश, सिस्मिक शैडो जोन, भूकंप छाया प्रदेश। तो ये हो गया ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सिस्मिक वेव्स है वो लगातार ऊपर उठ रही है, लेकिन जहां उसको दुर्बल मंडल मिलता है वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है। यही प्लेटों को खिसकाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी आती है, जिसकी वजह से भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से जो है कि भ्रंश का निर्माण होता है। तो इस तरह की क्रियाएं होती हैं। अब चूंकि यहाँ पर इतने मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया है तो इस कैरिबियन सागर जो कि अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक से, अब क्या होगा कि लहरें जो है यहाँ काफी तेजी से ऊपर उठेंगी और इससे भी सुनामी से भी जो है यहाँ के तटीय देशों को जो है भारी तबाही होने की पूरी संभावना है। तो ये रहा वहां वेनेजुएला का भूकंप। अब इसके लिए जरूरी ये है कि हमें भूकंप रोधी मकानों का ही बनाएं, बहुमंजिली इमारतें न बनाएं, जापान के तकनीक पर, जापान के मॉडल पर काम करें। क्योंकि जापान में विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, एक साल में वहां 1500 बार भूकंप आता है। यही वजह है कि जापान में लकड़ियों के मकान बनते हैं, जापान में स्टील का मकान बनता है और बहुत बहुमंजिली नहीं बनती है ताकि कम से कम क्षति हो सके। वेनेजुएला में जो भी लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना मैं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से यही मैं दुआ करता हूं कि जो लोग भी हैं उन्हें जो है कि जल्दी से रेस्क्यू किया जा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।